अब यहां पर ये समझना, नहीं तो ये बोझ बन जाएगा। कल कई लोग आए थे ज्ञान बघारने के लिए कि सर एक ही टॉपिक कवर होता है। आज उनको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि तुम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन को समझते ही नहीं हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन फनल में होती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। तो दो चीजें हैं, एक ऑफिसर को सबसे पहली चाहिए अवेयरनेस, लेकिन ये अलग चीज नहीं है, एंड अलर्टनेस। अवेयरनेस एंड अलर्ट, डबल ए। ये दो चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है, अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। आईएएस ऑफिसर के अंदर ये दो गुण होने चाहिए, अवेयरनेस यानी जागरूकता। लेकिन जागरूक होकर क्या करोगे अगर तुम अलर्ट नहीं हो तो? अलर्टनेस का मतलब होता है टू सेट प्रायोरिटी एंड टेक एक्शन। टू सेट प्रायोरिटी एंड टेक एक्शन। खबर पता चली कि जल स्तर नदी का बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, तो खबर तो सबको पता चल गई है, तो चाय वाले को भी पता चल जाएगी कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, गंगा का, यमुना का बढ़ रहा है। लेकिन ऑफिसर से उम्मीद की जाती है अलर्टनेस रहने का। हो सकता है बाढ़ आए, हो सकता है ना आए, लेकिन क्या होता है, डीएम सबसे पहले यहां पर क्या करता है, पहले नाव का प्रबंधन करता है। वो डिपार्टमेंट को नोट जारी करता है कि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, बी अलर्ट। आसपास पहले क्या करता है, कभी आप डीएम को काम करते हो देखा करो, वो क्या करेगा, पहले एक टीम भेजेगा, फोन करेगा कि आप ग्राउंड पर जाइए, देखिए बांधों में कहीं दरार तो नहीं है। क्योंकि बांध जब तक डैम, वो एक किनारे किनारे, नदी किनारे आपने देखा होगा, एक बंधा बना दिया जाता है, गांव में उसको बंधा बोलते हैं। उसके ऊपर कई बार सड़क बन जाती है, कई बार लोग पैदल टहलने निकलते हैं, तो मिट्टी का होता है, वो नदी के पानी को शहर में आने से रोकता है। तो फिर क्या होता है, फिर वो रिपोर्ट मांगी जाती है, मुख्य इंजीनियर को फोन किया जाता है, अलर्टनेस। वो खुद नहीं जाएगा बोरी ढोते हुए कि चलो आज 4 बोरी हम रख के आए, वो अभियंता को फोन करेगा, वो वहां के पीडब्ल्यूडी को फोन करेगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसीलिए मैंने कहा ऑफिसर जो होते हैं वो अच्छे मैनेजर होते हैं, लीडर होते हैं, उनको डिपार्टमेंट दिए गए हैं। हर जगह पर एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं उसे। वो उसके अभियंता को फोन करेगा कि आप जाइए, बांधों का निरीक्षण करिए और मुझे रिपोर्ट भेजिए। अगर कहीं दरार पाई जा रही तो उसके ऊपर सीमेंट की बोरियां रखवाइए। वो आपको उपाय बताता है और मुझे शाम तक ये रिपोर्ट चाहिए मेरी टेबल पे। अब उसके पास पावर होती है तो सामने वाले को वो रिपोर्ट देनी पड़ती है। वो शाम तक रिपोर्ट देता है कि साहब हालात खराब हो रहे हैं, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई गांव डूबने वाले हैं। डूबे नहीं लेकिन पानी आ जाएगा रात तक। तो तुरंत अगला आदेश पारित होता है कि नाव का इंतजाम करो। और वहीं से वो क्या होता है, चूंकि ट्रेजरी का हेड भी यही होता है, ट्रेजरी मतलब ये, तो तुरंत वो फाइनेंस पे साइन करता है कि इतना पैसा जाएगा इस काम के लिए। बिना पैसे की नाव थोड़े ना जाएगी। सो अलर्टनेस, एक्शन ले रहा है। तो मान लो बहुत ढेर सारी नाव रख दी और बाढ़ नहीं आई तो भी उसके ऊपर जांच बढ़ जाएगी, तुमने इतना पैसा कहां से निकाला। तो वो एक लिमिटेड नाव की तैयारी करता है, पीछे से बैकएंड टीम को तैयार करता है कि अगर इससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो आप लोग तैयार रहिए। फिर तीसरी कंडीशन होती है कि अगर बाढ़ इतनी बढ़ गई कि शहर में पानी, तो इवैक्यूएट यानी खाली कराना पड़ेगा। तो इवैक्यूएशन के लिए क्या मैथोलॉजी इस्तेमाल होगी, ट्रक इस्तेमाल होंगे, बस इस्तेमाल होगा, कौन सा रूट फॉलो किया जाएगा, उस पर काम करेगा। तो वो अवेयरनेस और अलर्टनेस कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है इसी समय, अब उसको वो भी देखना है, काम नहीं डाल सकता। क्योंकि वीवीआईपी में मान लो कल को कोई हादसा हो गया, कोई मतलब अटैक हो गया, तो भी जवाबदेही उसकी बनेगी। और इधर बाढ़ आ गई तो भी जवाबदेही उसकी बनेगी। अब ये मत समझना ये तलवार की धार पर चलने जैसा जॉब है। आपको सारे काम मैनेज करने हैं, आपको सारे काम मैनेज करने हैं। इधर कोई फाइनेंशियल मीटिंग है वो भी आपको मैनेज करना है। तो आप क्या करते हैं, अपनी टीमों को काम पे लगाते हैं। आपको यह पता होता है किसको कौन सा काम दिया जाना है, पूरा तामझाम मिला हुआ है उसको, इसको फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ, इसको लगाओ। तो वो क्या करेगा, एसपी को फोन करेगा, एसपी साहब व्यवस्था कैसी है, किस किस रूट पे जा रहा है, रूट शेयर करिए मुझसे। फिर एसपी से बोलेगा कि आप उस थाने के एसएचओ को फोन करिए कि क्या पूरी स्क्रूटनी हो गई कि नहीं हो गई, क्या डिप्लॉयमेंट हो गया, कमांडोज आ रहे हैं उनके डिप्लॉयमेंट हो गया,
पूरी इसे कहते हैं रेकी ऑफ द रूट। क्या रूट की रेकी हो गई तो वो रिपोर्ट भेजेगा। डीएम थोड़े जाके रूट की रेकी करेगा कि इस रास्ते से गाड़ी जाएगी, इस रास्ते को रोका जाएगा। फिर वो भी ये ऑर्डर करेगा कि अगर कोई एम्बुलेंस है, कोई बेचारा कोई उसमें है, तो उसको कैसे रास्ता दिया जाएगा, कैसे उसके लिए कोई अल्टरनेट रूट है, जनता को परेशानी ना हो तो इसलिए वैकल्पिक रूट है। तो फिर वो तुरंत उसका डिपार्टमेंट अखबार को फोन करेगा कि आज प्रधानमंत्री की विजिट है, आज मुख्यमंत्री की विजिट है, अखबार में ज्ञापन जारी करिए कि इस रूट का प्रयोग ना करें, इस रूट से ट्रैफिक इतने बजे से। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। ये किसके आदेश से आता है? डीएम के आदेश से आता है कि आज यहां पर हमारे जिले में ये वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, इस मार्ग का प्रयोग ना करें। इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सारे डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने चौराहे, आपने देखा होगा कि जो सफेद वर्दी में ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, खड़े होते हैं, इसको रोक दिया जाता है। कॉन्वॉय जा रहा होता है, राष्ट्रपति का कॉन्वॉय जा रहा है, मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय जा रहा है, तो ये सारे काम उसे एक दिन में करने होते हैं, एक साथ करने होते हैं। यही कारण है यूपीएससी ने आपको इतना कठिन चैलेंज दिया है कि हल्के फुल्के आदमी, जैसे अभी इनसे क्वेश्चन पूछा एकदम ब्लैंक, हम क्या करेंगे, ऐसे आदमी को अंदर जाने ही नहीं देंगे, वो नहीं जाने देते हैं वो। और इसके बाद भी वो इतनी टफ ट्रेनिंग करते हैं। उसका कारण मैं बार बार कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और ये बात तुम समझ लेना, इट इज नॉट अबाउट द सिलेबस, इट इज नॉट अबाउट द न्यूज़पेपर, इट इज अबाउट यू विच इज इंपॉर्टेंट। वही हम प्रयास कर रहे हैं यहां गुरुकुल में कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अब जैसे कल ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला, 2-3 सज्जन आ गए, सर पूरे दिन में 1 घंटे एक ही न्यूज़पेपर कवर हो पाता है। नहीं समझो, मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यू आर अनेबल टू हैंडल द प्रेशर राइट नाउ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, क्योंकि ये उनका डेली का काम है भाई, ये डेली का काम है। ये जिन जिन की इलेक्शन की ड्यूटी लगी थी ना, 2 महीने से वो घर का चेहरा नहीं देख पाए होंगे। ये हालत होगी, पूरे टाइम 24 घंटे वर्किंग उनका था। जरा सी भी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई सुनवाई नहीं है, पहले तो निरस्त, क्योंकि वहां गवर्नमेंट, राज्य सरकार काम नहीं कर रही होती, वहां चुनाव आयोग काम कर रहा होता है, वो अलग अपनी पावर लेके बैठा होता है। तो इस दौरान आपको समझना पड़ेगा कि गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है वहां पे, और गलती होती भी है तो भी यू हैव टू फॉलो योर मैनुअल। आपके पास एक ऑफिसर्स मैनुअल होता है, वो ये कहा जाता है जब कल आपके ऊपर कोई जांच बैठेगी कि आपने, मान लीजिए भीड़, उसी समय भीड़ इकट्ठा हो गई, अब वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, और मुख्यमंत्री के विरोध के लिए लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, होता है ना। अब उसी में कोई उग्र हो गया और खतरा भी हो सकता है, क्या पता किसके साथ क्या होगा। कोई घटना हो जाने के बाद थोड़े ना आप उसे बदल सकते हो। अब आपको लाठी चलानी है कि नहीं चलानी है, ये आंदोलन की रिपोर्ट मांगी जाती, कैसा आंदोलन है, क्या सिचुएशन है। आप एक देखेंगे, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का कन्वॉय एक फ्लाईओवर पे रुक गया था गुरदासपुर, अभी तक एसएसपी सस्पेंड है, जांच बैठ गई, एसपी भी, एसपी जांच बैठ गई थी पूरी, क्योंकि कि कैसे, और पास में पाकिस्तान बॉर्डर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन अटैक। आके प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को बोलिएगा कि मैं जिंदा लौट आया, ये स्टेटमेंट था ना उनका। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, बहुत बड़ा मुद्दा बना, ये नप गए 2 आईपीएस ऑफिसर, बहुत बड़ी जांच बैठी थी, संसद में कमेटी बैठ गई थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको अंदाजा लेना होगा, आपको इनपुट लेना होगा कि भाई ये शांतिपूर्ण है या हिंसक है या अहिंसक है। उनके बीच में अपने लोग भेजने होंगे कि देखो ऐसा तो नहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जैसे कॉन्वॉय गुजरेगा कोई हमला कर दिया। पुलवामा में यही तो हुआ था, एक गाड़ी बस साथ साथ चल रही थी, आई टकराई, खत्म। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता। अब मान लीजिए आपने कोई एक मिस जजमेंट हो गया और आपने लाठियां चलवा दी या पुलिस ने फायर कर दिया, तो पुलिस वाले हैं, उनको क्या पता ऑर्डर क्या आ रहा है, वो तो जो बोलोगे वो करेंगे, तो आपके ऊपर जांच बैठ जाएगी। अब जांच बैठ जाएगी तो आप बताएंगे कि मैंने फॉलो किया सारा मैनुअल, मैंने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है। अगर आपने फॉलो किया होगा कोई बात नहीं, क्लीन चिट, और नहीं किया होगा तो फिर नपोगे। सो एवरी डे इट्स अ वेरी डेंजरस जॉब, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी अलर्ट। सो अलर्टनेस और अवेयरनेस, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अभी से सीखना होगा।
ये 5 महीने में जाके नहीं सीखते हो। और इसीलिए यूपीएससी ने तामझाम इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, मेरी बात को समझना। तो ये न्यूज़पेपर इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट, हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज में ऐसा पढ़ाया गया हो, इट इज अबाउट माई फर्स्ट मैनुअल, लिख लो इसको, दिस न्यूज़पेपर इज द माई फर्स्ट मैनुअल ऑफ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। बहुत ही खूबसूरत बात कह रहा हूं, इसको बड़ा बड़ा करके अपने कमरे में लिख लेना। इट इज माई फर्स्ट मैनुअल ऑफ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, राइट? यानी मेरा फर्स्ट मैनुअल है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस फॉर यू? अलर्टनेस एक्शन है, अवेयरनेस जानकारी है। सो व्हाट इज, यहां पर क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन माई कंट्री, इन माई भारत, मेरे भारत में क्या हो रहा है, मुझे इसको जानना है। क्योंकि कल मैं जिस तरह से आया कि पूरा टाइम लग जाता है पढ़ने में, नोट्स बनाने में, इसका मतलब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि न्यूज़पेपर क्या है और कोचिंगों ने बर्बाद करके रख दिया है। मैंने देखा कई लोग जो कोचिंगों के वो देखते रहते वीडियो, क्या हम नहीं बना सकते हैं? हम नहीं तुम्हें दे सकते हैं? वो कोचिंगों के जो है वो पॉइंटर्स नोट डाउन करते हैं। तो ये तो पूरा देश कर रहा है, तो फिर सिलेक्शन इतना कम क्यों होता है? केवल 1% का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर है क्या। ये जो समरी वीडियो देखते हैं लोग, वो फलानी कोचिंग का, ढिकानी कोचिंग का, तो कभी सोचा करो कि उस कोचिंग के बाद 10,000 स्टूडेंट हैं और 4 सिलेक्शन नहीं दिखा पा रहा है। कभी थोड़ा तो मैथमेटिक्स भी समझा करो। 10,000 स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ाने का दावा करने वाले 4 एडमिशन नहीं दिखा पा रहे हैं, तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं आ रहा है कि कैसे जो 4 जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हमारे इनके? तो कुछ तो कारण है, क्योंकि वो बच्चों को इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम हमारे वीडियो देखते रहो, हमारे व्यू बढ़ाओ, हमारे व्यू बढ़ाओ, 1 लाइनर लिखो अपनी कॉपी में और सोचो कि मैं इससे अधिकारी बन जाऊंगा। 2 साल बाद तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, तब तक हमारा काम तो हो जाएगा। स्टूडेंट इस एज में ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाता है। वो जब 3-4 साल उसके बर्बाद हो जाते तब उसको समझ में आता है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर फर्स्ट मैनुअल। और जब तक तुम इसको एक डीएम के मैनुअल के रूप में नहीं पढ़ोगे ना, जब ये तुम्हारे हाथ में हो, तो तुम्हें वही फीलिंग आनी चाहिए कि आई मस्ट बी वेरी मच अवेयर, आई मस्ट बी वेरी मच अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन माई कंट्री। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन माई कंट्री मतलब मेरे भारत में क्या हो रहा है। ऑल इंडिया सर्विस है, तो मेरे भारत की पॉलिटी में क्या हो रहा है। अब आ जाओ, जिसके लिए तुम जाने जाते हो, पॉलिटी का सिलेबस का पूरा होगा, हिस्ट्री का सिलेबस पूरा, टीचर का जो रात दिन उसका प्रमाण पत्र मांगते रहते हो, तुम टीचर को खुद मजबूर करते हो कि वो तुम्हें कुछ अच्छा देने से बचे। सिलेबस सिलेबस सिलेबस, गुरुकुल में भी जो फर्स्ट बैच में बच्चे आए उनका पूरा टाइम यही था, सिलेबस का 1 महीने में हिस्ट्री नहीं पूरा करा सकते, और उनसे यही बात लिखवा लो कि 1 महीने में हिस्ट्री नहीं पूरा करा सकते, उसमें भी गलतियां करेंगे कि बड़ी की मात्रा इतिहास में लिखनी है, छोटी की मात्रा लिखनी है। ये बात लिख के नहीं बता पाएंगे वो, अब बनना आईएएस है। चलिए, तो भारत का, मेरे कंट्री के भूगोल में क्या हो रहा है, मेरे कंट्री के एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, मेरी कंट्री के इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मेरी कंट्री के साइंस एंड टेक में क्या हो रहा है, मेरी कंट्री के कल्चर में क्या हो रहा है, मेरी कंट्री के, हाँ जी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है। राइट, मेरी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या कर रही है, विदेश नीति में क्या कर रही है। राइट, मेरी कंट्री की सोशल स्ट्रक्चर और सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं। इस वे में जिस दिन तुमने सोच लिया, सिलेक्शन हो जाएगा। सो इट नॉट अबाउट द न्यूज़पेपर। सर, जैसे इन्हें कहा, सर 1 तारीख से मेरा न्यूज़पेपर आएगा। सांस अगर लेनी होती तो सोचो, अगर ये डीएम हो जाते गलती से, अब तो गलती से ही होगा,
कि सर मैं बाढ़ प्रबंधन 1 तारीख के बाद करूंगा, मर जाने दो 40-50 लोगों को। तो इट इज नॉट अबाउट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज अ सेकेंडरी थिंग। अगर ये तुम इसको जो प्रिंट करते हो, प्राइमरी थिंग इट इज द मैनुअल, कि ये छपकर आ रहा है, तुम ऐप से पढ़ो, तुम किसी डिजिटल न्यूज़पेपर में पढ़ो। आज जब चैट जीपीटी 4.0 आ गया है, एजीआई आने वाला है, और तुम जो है इस पर बात कर रहे हो कि न्यूज़पेपर आएगा तब हम न्यूज़ पढ़ेंगे, तो तुम 1970 के दशक में जी रहे हो। तो आपको अवेयर होना है कि मुझे एक्चुअली जानना क्या है। सो इट इज अबाउट योर रिक्वायरमेंट, इट इज अबाउट योर पैशन टुवर्ड योर कंट्री। लिख लो इसे, इट इज पैशन टुवर्ड योर कंट्री। ये राष्ट्र के प्रति तुम्हारा पैशन है। लोग कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, सीधे सीधे न्यूज़पेपर पढ़ा देते। तो न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ रहा है। अभी यूट्यूब में चले जाओ, कम से कम 150-250 चैनल पड़े होंगे। अरे इतना नॉलेज पड़ा तो देश का हर बच्चा आईएएस बन जाना चाहिए। उस बकलोल को पता ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या है, फैक्ट क्या है, नॉलेज क्या है। वो फैक्ट को नॉलेज समझ रहा है। देश का जितना बच्चा बैठ गया है जो यूट्यूब पे बैठ के वन लाइनर पढ़ रहा है, व्यू बढ़ा रहा है, उससे पूछ लो इसके पीछे का पर्पस क्या, उसको नहीं पता होगा। हाँ, कौन बना लोकसभा का स्पीकर? ओम बिरला बन गए, बहुत अच्छा आईएएस। इधर आईएएस वाले बुलाएंगे, इधर आओ, शाबाश, तुम्हारी तो हमें जरूरत थी। कहां से बने, कैसे बने, प्रक्रिया क्या थी, संविधान का कौन सा आर्टिकल, बोले ये सब नहीं पता है। हाँ, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर हमने नहीं पढ़ा। हम तो शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढ रहे थे आईएएस बनने का। तो ये जो चीजें हैं ये बर्बाद करती हैं। और इससे क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं ना उसको आप थाम नहीं सकते। कितनी देर फैक्ट याद करोगे? तो ये जैसे मान लो कई एग्जाम होते हैं वनडे के ना, 3-3 महीने तैयारी होती है, 3 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करें। जैसे अभी आरपीएफ का, रेलवे पुलिस फोर्स का निकलेगा, तो उसमें 2-3 महीने का वो याद कर लो फैक्ट, कुछ कुछ याद कर लो, कौन बने थे, मोदी जी कहां गए थे, ये कहां हुआ था, वो कहां, याद कर लो, हो जाएगा। बट दिस इज यूपीएससी। अगर 3 साल पहले कुंभ मेले के क्वेश्चन को इस साल के पेपर में पूछ रहा है, सो दैट मीन्स ये तुमसे कॉन्टिन्यूटी चाहता है, ये तुमसे समझ चाहता है। आया ना इस बार प्रीलिम्स में कुंभ मेला, उसको आज से 3 साल पहले उसको इंटेंजिबल हेरिटेज का दर्जा मिला था। कोविड में जो डिटेंशन किया गया था 2020 की बात है, 2024 के पेपर में पूछा। अब बताओ क्या करोगे? 2020 की खबर को 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया इस बार, तो कैसे कहोगे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लें तो आईएएस बन जाएंगे? कैसे कह सकते हो तुम? सो दिस इज द परस्यू ऑफ नॉलेज। ये एक नॉलेज की जर्नी है, इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्स। तो जब आपके दिलो दिमाग में मेरे रोज सुबह उठ के ये क्वेश्चन पूछोगे, ये क्वेश्चन, कि ये मेरा मैनुअल है, ये मेरी अवेयरनेस और अलर्टनेस का मैनुअल है। और जब तुम्हारे हाथ में न्यूज़पेपर आए, सो यहां पर ये, अरे यार 45 मिनट्स आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर, ओ मुझे नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, ओ मुझे उजांग सर से पूछना है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं, सब बकवास है। 2, 4, 6, 8, 10 दिन, इससे ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट इस पर नहीं बनेगा। फिर तुम इसके बाद क्या ढूंढते हो? सर वार्षिकांक पढ़ ले तो हो जाएगा क्या? करंट अफेयर्स की मैगजीन, ये क्वेश्चन मेरे पास भरे रहते हैं। हजारों बच्चे मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, वो क्वेश्चन मेरे याद हो जाते हैं। सर इज इट एनी मैगजीन इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी? हाँ है, कहे नहीं है। फिर लास्ट में पूछते हैं क्या हम ईयर का राउंड अप पढ़ ले तो हो जाएगा सिलेक्शन? तो वो अंत में यहां तक पहुंच जाते हैं और वो समझते हैं कि फैक्ट्स इज इक्वल टू यूपीएससी। तो ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप खराब हो, बस आप गलत एग्जाम में हो। फिर से मैं कह रहा हूं, योर टेम्परामेंट इज ऑलवेज डिफरेंट एग्जाम। यूपीएससी के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आईएएस तुम्हारा सपना है, पॉलिसी मेकर तुम्हें बनना है, तुम्हें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठकर देश की पॉलिसी निर्धारित करनी है, यू हैव टू बी अ डिफरेंट यू। यू हैव टू बी डिफरेंट यू। आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, बस आपका एग्जाम गलत है। अगर आपको फैक्ट से बहुत प्यार है, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, डोंट गो फॉर यूपीएससी, गो फॉर एसएससी, गो फॉर लोको पायलट, गो फॉर आरपीएफ एग्जाम। तमाम इस तरह के वनडे एग्जाम निकल रहे हैं। तो पता है ना, हमने एक नया चैनल शुरू किया, रोजगार विद ओजांक। क्योंकि हमें क्या हुआ कि जब हम बात करते तो हमें 60% स्टूडेंट ऐसे ही मिल रहे हैं जो कह तो रहे हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अंदर उनके भरा पड़ा है वही सब। तो हमें लगा बर्बाद ना हो, इसलिए कम से कम वो इसमें एसएससी, रेलवे, चले जाओ, इसमें चले जाओ। एक अलग टीम जो इस पे काम कर रही है रोजगार विद ओजांक पे, कि जाओ भाई
तुम्हें यही करना है तो करो, आईएएस का माहौल ना बिगाड़ो। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब ढेर सारे, मान लो इस क्लास में 70% बच्चे ऐसे आ गए, अरे साहब सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा कराइए, फैक्ट लिखवाइए, करंट अफेयर्स लिखवाइए, तो टीचर बिगड़ जाता है, टीचर मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई यही पढ़ो, तुम्हें यही चाहिए ना, तुम यही पढ़ो। फिर वो इनोवेशन नहीं कर पाता, वो नहीं बता पाता कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी और क्या जरूरी नहीं है। फिर वही मजबूर हो जाता है, क्या करे, बाजार उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। स्टूडेंट को लगता है कि पर्वत की ऊंचाई याद करके, नदियों की गहराई याद करके, कहां से निकल रही इतना याद करके आईएएस बन जाएगा। उसके मन में यही ख्वाब है, शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढ रहा है कि उसका दोस्त जो है वो 4-6 महीने की तैयारी करके रेलवे में लोको पायलट हो गया, हम आईएएस काहे नहीं हो पा रहे हैं। वो इस तरह के कंपैरिजन करता है, तो वहीं पर दिक्कत हो जाती है। सो इन एवरी मॉर्निंग तुम्हारे दिमाग में जो पहली चीज आनी है, मेरे देश में क्या चल रहा है इन दिस कैटेगरीज, तब तुम्हें इस मैनुअल से प्यार होना शुरू होगा। तब जो ये कल तुमने बात कही कि एक न्यूज पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, ये बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो मेरा टाइम ही जब मेरे राष्ट्र के लिए है तो मैं बचा के करूंगा क्या। चले आगे। अब कल एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे हमारे गुरुकुल में 1-2 छात्र है, पहली बात तो बच्चे इस तरह से पढ़ते नहीं है, तो मैंने कहा 360 एनालिसिस करो। तो कल मैंने लोकसभा स्पीकर के बारे में बात की थी, आप लोगों ने किया भी होगा, और नहीं किया होगा तो डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्शन होने वाला, पता नहीं शाम को मेरे मुंह से निकल के ओम बिरला ही बनेंगे। खड़े थे ना तुम लोग। अब देखो, तुम लोग पहले इस बात को समझो, ये मिथ है तुम्हारे दिमाग में कि न्यूज़पेपर को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो कल हमने इसमें क्या क्या प्रैक्टिस की थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है, ठीक, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, 50 ईयर्स में ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, ठीक, ये सारी इसकी पावर्स क्या हैं, हमने कल यही देखा था ना, इसकी शक्तियां क्या हैं, ठीक है। अब जरा इनकी बात का मैं जवाब देता हूं। कल मान लो आपने इस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगाया, 45 मिनट लगा, 50 मिनट लगा, 1 घंटा लग गया, इट्स ऑल गुड। तुम समझो कि यूपीएससी कुछ नहीं, केवल 180 टॉपिक के अंदर है पूरा। ये जो बाहर का आवरण बनाया गया है ना, वो इतना डेंजरस बनाया गया कि स्टूडेंट घबरा जाता, अगर ये बहुत पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। अब आज का न्यूज़पेपर की हेडिंग देखो क्या है। कल आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी ना मेरे साथ, गुरुकुल घर के स्टूडेंट ने किया था, बेयर एक्ट खोला होगा, उसमें आर्टिकल निकालने होंगे, चलो 1 घंटा लग गया। अब आज न्यूज़पेपर में आया कि चुनाव के बाद ओम बिरला नए स्पीकर, 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। अब बताओ इस न्यूज में तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या है, तुम्हारे पास इस न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए क्या है, कुछ है, ये हो गया, 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 कौन है, फिर 1 घंटा लगेगा इसके लिए, खत्म, खत्म हो गया काम इनका, हो गया फिनिश, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। तो आज अगर कहो सर 1 घंटा लगता है, तो फिर पिटने वाला काम कर रहे हो। बस तुम्हारे लिए सब कुछ पता है, मिस्टर ओम बिरला चूजन एज लोकसभा स्पीकर फॉर 18th, राइट। अब इसी में एक बात आया कि एक प्रोटेम स्पीकर होता है। सो व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है या एक परंपरा है? दिस इज अ ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। उठा के रख दिया, एक और चीज तैयार हो गया। एक खबर और आई जीके टाइप की कि भाई दूसरी बार लगातार ये चुने जाने वाले 6ठे स्पीकर हैं, तो पहले के 5 के नाम याद कर लो। बहुत अधिक मन करे तुम्हारा फैक्ट के बिना तुम्हारा जो है हालत खराब हो रही है, रख लो। अब तुम्हें इसमें कितना टाइम लगेगा ये बताओ? 2 मिनट 4 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना है। सो यूपीएससी की ब्यूटी को समझो। यूपीएससी शुरुआत में तुम्हें बहुत डराता, अरे बहुत पढ़ना है। मैं तुम्हें अपने अनुभव से कह रहा हूं, दूसरे साल के आखिरी तक तुम्हें केवल 180 टॉपिक पता होंगे, बस इसी से सारा पेपर हो जाएगा। जो गुरुकुल में हम कर रहे हैं ना, मात्र 180 टॉपिक ऐसे गिन के रखोगे, इसी से क्वेश्चन आने हैं, इसी में पूरा पेपर है। इसको स्किम्ड कहते हैं, मतलब उसको निचोड़ते हुए चले जाना।
तो ये क्या होता है, ये फेंटने की कला है, लगातार फेंटते रहना पड़ता है। अब अगर कल तुमने मेहनत की होगी तो आज तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर की जो वैल्यू है वो 2 मिनट है, ओनली 2 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा टॉपिक, इसीलिए कहता हूं यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स होते हैं। मुझे पता है मुझे बहुत संघर्ष करना है, इसलिए आके खड़ा हूं कि यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स होते हैं। बताऊं, एक और एग्जांपल दूं। एक छोटा सा न्यूज आई है, आज फिर इसको पकड़ लेते हैं। छोटी सी न्यूज है, पिछले पेज पे, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है? नासा ने मौसम की निगरानी के लिए लॉन्च किया गॉस-यू। अब बात आ गई मौसम की, तो फिर मैंने कहा अभी यहां बताया, बड़े ध्यान से मेरे को सुनना कि मेरे देश के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। जो बात मौसम की है ना, वो आज बहुत क्रिटिकल हो गई, बहुत संवेदनशील हो गई है। माना जा रहा है इंसान सबसे बच जाएगा, क्लाइमेटिक चेंज से नहीं बच पाएगा। ये इंसान के अस्तित्व के बारे में बात आ गई है। ऐसे ऐसे डिजास्टर्स होंगे कि ना खाने के लिए कुछ बचेगा, ना रहने के लिए जमीन बचने वाली है। तो अब ये खबर आई, छोटी सी आई है, ठीक है। अब जरा देखो इस खबर को पढ़ते जाओ। न्यूज़पेपर है सबके पास? कोई नहीं, अगल बगल पड़ोस से मांग लो। तो हमारे लिए इसको पढ़ना कैसे, अब ये सीखो, और आज हम इस पे मेहनत करेंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और आज कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तुम प्रीलिम्स के कर जाओगे, इसी पर कम से कम 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब करें इसको। तो सबसे पहले हमने लिखा ना सा। तो मेरा पहला काम क्या होगा, जरा देखो कैसे 360 एनालिसिस करते हैं, और इसको रोज की आदत बना लेनी है। जानबूझ के खबर मैंने चुनी है क्योंकि आगे वो गिरफ्तार हो गए केजरीवाल साहब, इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है। आज मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बात, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो नासा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अब अमेरिकन स्पेस एजेंसी, लेकिन भारत में इसरो भी है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी की इसमें वैल्यू क्या है? इट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट और इट इज ऑटोनॉमस बॉडी। नासा कैसी बॉडी है? ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त है, या गवर्न बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फंडिंग करती है? नॉट श्योर। अच्छा ये बताओ, नासा शब्द कितनी बार सुना होगा तुमने अपने जीवन में? कितनी बार ये क्वेश्चन तुमने सुना हो, नासा शब्द सुना है? ईमानदारी से बताओ। हाँ, कोई ऐसा जिसने नासा शब्द ना सुना हो? नशा नहीं कह रहे हैं, नासा कह रहे हैं। हाँ हाँ जी सर। सर आप लोगों ने नासा नहीं सुना इससे पहले? सुना है ना? अभी तो इतना बड़ा डिजास्टर होते होते बचा। कल्पना चावला से ही तुमने सुना होगा, और अभी देखो सुनीता विलियम फंस गई। अगर वो लौटती तो अब तक उनके साथ भी कल्पना चावला वाला हादसा हो जाता। तो नासा तो सबने सुना होगा, सुना तो था, सोचा क्यों नहीं? ये गवर्न कैसे होती है, हाउ इट गवर्न? इसको इतने बड़े बड़े स्पेस उड़ाने के लिए इसको फंडिंग कौन करता है? क्या ये प्राइवेट फंडिंग ले सकता है या पूरी फंडिंग यूएस गवर्नमेंट की है? क्योंकि अभी हाल ही में इसने रीलॉन्चेबल यूजेबल वैक्सीन के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। अब ये अपने रॉकेट लॉन्चर्स नहीं यूज करेगी, ये रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स एलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी का यूज करेगी। और अमेरिका की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन, इसने ध्वनि की गति से चलने वाले वायुयानों को बनाने के लिए, जेट विमानों बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन से समझौता किया। लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है। सो इस नासा को गवर्न करने की पावर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे दी है? क्या है उसकी पावर? कभी सोचा, थिंक किया? नासा की जर्नी क्या थी, कब स्टैब्लिश किया गया, क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं? क्योंकि चांद पर मानव उतारने वाला सबसे पहले कौन है? नासा। तो तुम्हें याद होगा आर्मस्ट्रांग, सबसे पहले नाम नील आर्मस्ट्रांग, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। मैं बच्चों किताब 6ठी क्लास में भी याद कराया जाता, लेकिन सोचा उसको भेजने वाला कौन है? दिस इज यूपीएससी। नील आर्मस्ट्रांग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज नासा, हाउ नासा वर्क, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द अवर इसरो। अब जरा ध्यान से देखो, अदर स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं? प्रीवियस ईयर पेपर है तुम्हारे पास? आज इतने क्वेश्चन करा के जाऊंगा साइंस एंड टेक के, परेशान हो जाओगे। अदर स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं?
यूरोप की, भारत की स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं? और जब स्पेस एजेंसी होती तो वो रॉकेट लॉन्च करती है। और रॉकेट, कभी तुमने सुना अमेरिका से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं? या कभी तुमने सुना कि यूरोपियन एजेंसी यूरोप से रॉकेट लॉन्च कर रही है? गिरेगा, सब बर्बाद कर देगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रक्षेपण स्थल, लॉन्चिंग स्थल कहां है? यूरोप में? रशिया में क्यों? रशिया खुद लैंड लॉक है, बेचारा गिर के मर जाएगा। आया हुआ एग्जाम में। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे पूछा कि जो इनके लॉन्चिंग पैड्स होते हैं वो मुख्यतः पृथ्वी के इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास होते हैं। विवाद चल रहा है इस पे। इन्होंने एक द्वीप पे कब्जा कर रखा है, वहीं से अपना रॉकेट लॉन्च करते हैं, और वो सब इक्वेटर के पास होते हैं। पूछा इक्वेटर के पास क्यों होते हैं? हाँ, पृथ्वी, रॉकेट को हमेशा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, लिखो चाहो तो लिख लो। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था एक कैंडिडेट से, तो ये बताओ महाराज कि महाभारत कहानी सुने? बोले हाँ सुने। बोले एक बार भीम को गुस्सा आया, एक भैंसे को उठा के ऐसा फेंका कि लौट कर नहीं आया। बोला इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो या केवल ये बकवास बात है? एक भीम ने ऐसे भैंस को उठाया, भैंसे को, और ये नचाक फेंक दिया और वो कभी लौट कर नहीं आया। बोला ये बताओ ये बकवास बात है या इसमें कुछ साइंटिफिकली बता सकते हो कि सही है? रुको, हाँ रुक जाओ। अब भैंसा फेंका वापस आएगा कि नहीं आएगा? हम कह रहे नहीं आया। क्यों नहीं आया? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही लॉजिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बताओ, भैंसे को फेंका भीम ने, तो ऐसा संभव है वो लौट के ना आए? नहीं संभव ना। 11th क्लास में पढ़ाया जाता आपको एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, बस उसने कहानी के साथ जोड़ दिया। अगर किसी भी वस्तु को पलायन वेग से फेंका जाए, एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाए, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है। रॉकेट लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट यही है। आपने देखा होगा नीचे बहुत बड़े प्रोपेलेंट लगे होते, प्रणोदक लगे होते हैं, तो उसको इतनी फोर्स दे देते हैं कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला है। उसके लिए उसका पलायन वेग होना जरूरी। कितना होता है पलायन वेग? एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो इंटरव्यू इसका एग्जाम है, ये दिमाग वहीं होना चाहिए, लॉजिक, कि हां सर हमने 10th में 11th में पढ़ा है पलायन वेग होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एस्केप वेलोसिटी होती है, फेंक दो किसी चीज को, वो कभी गुरुत्वाकर्षण में लौटेगी नहीं। यही रॉकेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे अच्छा पलायन वेग कहां मिलेगा? इक्वेटर पे, क्योंकि यहां पृथ्वी का रोटेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और ये तुमने झूले पे बैठ के देखा होगा, मैरी गो राउंड जो होता है झूला, जब बाहर की तरफ लटकते हो तो बाहर की तरफ ज्यादा फेंके जाते हो। या कभी मेले वेले में झूला झूले होगे, तो जो इधर की साइड, बाहर की साइड बैठा होता है और दो एक इधर बगल में बैठा होता है, वो इधर आ जाता है, आदमी दबने लगता है। आपने भी जा रहे थोड़ा खिसको यार, मार डालोगे क्या? और उधर कोई भारी भरकम आदमी बैठा, कभी मत करना ऐसा। हमेशा अगर जो तुमसे कोई भारी भरकम बैठा है तो उसको इस साइड बिठाना, उस साइड मत बिठाना, नहीं तो तुम गिरने से मरो चाहे ना मरो, दबने से जरूर मर जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका आउटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां लगता है, समझे? तो ये सब साइंस है। तो सवाल है इस तरह से। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। इसके बाद इसरो तुम्हारे जीएस पेपर 3 में है, सीधे सीधे। इसरो किस मिनिस्ट्री में आता है? है डंडा वहां कहां है? अच्छा बताओ, हर मिनिस्ट्री में एक नेता उसका हेड होता है ना, जैसे कृषि मंत्री, जल मंत्री। इसरो में कौन सा मंत्री शपथ लिया है? वो डिफैक्टो होता है कि भारत का प्रधानमंत्री ही उसका अध्यक्ष होगा। मंत्रालय पूछ रहे हैं,
कौन सा मिनिस्ट्री और मैं इसरो की शपथ, मैं इसरो का कार्यभार संभालूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो मिनिस्टर होगा वो उसका कैबिनेट मिनिस्टर होगा। कभी सुना है शपथ लेते हुए? बकलोल कहेंगे, कहीं सुना है? कृषि मंत्री ने शपथ ली, जल मंत्रालय ने शपथ ली, महिला विकास कल्याण है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, विदेश मंत्रालय, कभी सुना है इसरो के किसी मिनिस्टर ने शपथ ली हो? ली है किसी ने? भारत में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान, इन दोनों को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। हमारे जो होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों ने जो अपनी दूरदर्शिता दिखाई थी, इनको किसी मंत्रालय में ही नहीं रखा है। डी फैक्टो प्रधानमंत्री, पीएमओ इसका कार्यभार देखता है, इसको राजनीति से दूर रखा गया है। दे डंडा पड़े तो याद आएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज। यूपीएससी ज्यादा को थोड़ा ना खेलता है, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। तुम्हें यह पता है कि क्या होगा, तुम्हें यह भी पता नहीं चाहिए क्या नहीं होगा। और ये दो महान वैज्ञानिकों, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, ये हमारे दो महान लोग, डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, इन दो महान दूरदर्शी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर कलाम जैसे साहसी वैज्ञानिक लोग, ये उनका देन है जो आज भारत पूरी दुनिया में अपनी तूती बुलवा रहा है। लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि इसको हमने पॉलिटिक्स से दूर रखा। नहीं तो भारत की पॉलिटिक्स एक समय ऐसी आ गई थी, जैसे रेल मंत्री जो कोई बनता था तो हमारे गांव से जरूर राजधानी रुकेगी, राजधानी रुकवा देते। तो हो सकता है कि रॉकेट बीच में रुकवा देते कि तभी हम उड़ने देंगे। आपने देखा जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया था, जब वो लॉन्च हुआ तो कई नेताओं के बयान वायरल हुए थे कि हम नासा को बहुत बधाई देते हैं, चंद्रयान छोड़ दिए। एक ने कहा कि जो अंतरिक्ष यात्री लौटेंगे हम उनके स्वागत का पूरा जो है वो आयोजन करेंगे। उसे पता ही नहीं था ये मानव रहित था, पूरा वायरल हुआ है दबा के। तो यही नेता कल इसरो का अध्यक्ष बन जाता, कैबिनेट मंत्री बन जाता, जिसको यही नहीं पता चला। जाके नेट पे सर्च करो, वो बोला जितने अंतरिक्ष यात्री गए जब वो लौटेंगे तो हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। एक बोल रहा है कि हम इसके लिए नासा को बहुत बधाई देते हैं। तुम्हारे जैसा रहा होगा। तो अगर सोचो अगर ये किसी मिनिस्ट्री में आ जाता तो इनका क्या हालत होती है? फिर तो अदर स्पेस एजेंसीज, हाउ दिस एजेंसी वर्क। वेदर सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये मौसम संबंधी उपग्रह क्या होते हैं? इस बार प्रीलिम्स में पेपर आया हो भाई, प्रीलिम्स के पेपर में। आपने प्रीलिम्स का पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ो उसको। ये उपग्रह इस बार क्वेश्चन आया था, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ये इनके मैकेनिज्म को जानने की, जनरल मैकेनिज्म को, उसमें आया था कि अभी लगातार साल भर चर्चा चली ना, सोना पकड़ा गया, ये हो गया, लोग बॉडी में छिपा के एयरपोर्ट पे। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि ये जो सोना पकड़ने वाली मशीन होती है वो किस तरह से काम करती है, कि बॉडी के अंदर वो कोई आप लोग बाल के अंदर, पेट के अंदर छिपा के लेके जाते हैं, उसको कैसे पकड़ती है। बस जनरल अवेयरनेस तुमसे चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इस चीज को पढ़ रहा है उसके बारे में जानता है कि नहीं जानता है। तो ये आप काम शुरू करो। तो वेदर सैटेलाइट्स क्या होती हैं? नासा ने एक बहुत बड़ा काम, ये प्रीलिम्स में आ चुका है, जूनो, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में है। जूनो किसके लिए छोड़ा था? जुपिटर के लिए। तो जूनो की साथ खास बात क्या थी? जुपिटर कहां है, जुपिटर जाना इतना मुश्किल क्यों है, और जुपिटर के लिए जूनो को जब छोड़ा गया तो जुपिटर के चैलेंजेस क्या हैं। जुपिटर के पास दुनिया की सबसे ताकतवर किसी भी ग्रह की तुलना में ग्रेविटी है, चुंबकीय, वो किसी भी चीज को उठा के पटक सकती है अपने उसमें। इसके साथ साथ नासा की और अचीवमेंट्स क्या हैं? नासा के नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? ये जानने की कोशिश करो, और कुछ नहीं करना है, नासा की वेबसाइट पे चले जाओ। नासा की वेबसाइट पे चले जाओ, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से, और ये नहीं कि बहुत साइंटिफिक, बहुत गहराई में उतर जाओ, नहीं, जिससे मेरा देश और मानवता प्रभावित हो रही है। यानी हम क्यों ढूंढ रहे हैं दूसरे ग्रहों को? क्योंकि हमें पता है कल को पृथ्वी पर कोई डिजास्टर हो जाए तो मानव जाति को बचाना है ना, तो हम हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज रहे हैं। तुम्हें वो डीप साइंस नहीं पढ़ना है इसमें,
तुम्हें मौसम की जानकारी पता करने के लिए क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कैसे हम अदर प्लैनेट पे मानव बस्तियां बसा सकते हैं। मान लो एलन मस्क जो है मार्स पे बसाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात तो तय हो गई है कि जिस हिसाब से हमारा कंजप्शन है ये प्लैनेट कुछ समय में खत्म हो जाएगा, तो हमें अदर हैबिटेबल प्लैनेट चाहिए होंगे। ये साइंस में क्या कर रहा है, कितनी लंबी यात्राएं कर सकते हैं हम, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे रॉकेट्स के सामने, बस हमें इतनी ही चीजें जाननी है। क्लियर है? अब देखिए, अब आ जाओ, यूपीएससी ने 2 बार जो क्वेश्चन पूछा है इसी में दिया हुआ है, छोटा सा जो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसमें कहता है उपग्रह को भू स्थैतिक कक्षा में पहुंचाने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। भू स्थैतिक कक्षा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो तो अर्थ के बाहर 2 तरह की कक्षाएं होती हैं, 2 तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, 2 तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। तो पृथ्वी की जियो स्टेशनरी कक्षा क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? अर्थ सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती हैं? लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थ सिंक्रोनस एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। अर्थ सिंक्रोनस एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो जीपीएस होता है ना तुम्हारे मोबाइल में लगा होगा, ये कैब वैब मंगाते हो, उसको कैसे पता तुम कहां खड़े हो, और तुम्हें कैसे पता वो कैब वैसे जो एनिमेशन चलता है वो कहां है? कोई तो देख रहा है, और जो देख रहा है वो कैसे कर रहा है? तो जीपीएस सिस्टम के लिए 24 सैटेलाइट लगती हैं, 24। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सबके मोबाइल में जीपीएस है, कहते ना जीपीएस ऑन कर लो यार, वो मौसी का घर कहां है, चाचा घर कहां है, तो उनसे बोलते ना आप लोग देखो जनरल, आप आज की डेट में ज्यादा पढ़ा लिखा कोई कर रहा है, व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेज दो। बस यूपीएससी कहता है कि जानकारी और समझ के बीच का अंतर पैदा कर लो, बस इतनी बात कह रहा है। तो ये सबने मंगाया होगा, लाइव लोकेशन भेज दो, किया कि नहीं किया? बस वो यूपीएससी एस्पिरेंट से ये पूछता है कि जो इस्तेमाल कर रहे हो पता है तुम्हें होता क्या है? तुम लाइव लोकेशन पे क्लिक करते हो, एक जीपीएस खुल जाता है, उसमें आपका क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, वो ऐसे वो लाल लाल रंग का झंडा गाड़ देते हैं उसमें कि यहां से यहां तक पहुंचना है, ये 4 गली घूमना है। एक देवी जी का जो स्पीकर ऑन कर देते हो, टर्न लेफ्ट 200 मीटर्स। तो कैसे उस देवी जी को पता है कि तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, 200 मीटर आगे जाना है? हु इज सीइंग? बस अब ये बात आज मेरी समझ लो कि यूपीएससी जानने से समझने का एग्जाम है। तो वो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी भी वो भी लाइव लोकेशन शेयर कर सकता है। व्हाट्सएप में जाना है, ये लोकेशन वाला बटन दबाना, लाइव लोकेशन आ जाएगी, जीपीएस ऑन है। यही है ना? बस तुमसे वो ये इतना पूछ रहे हैं हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो 24 सैटेलाइट होती है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया वो सैटेलाइट किस ऑर्बिट में होती है, अर्थ सिंक्रोनस या सन सिंक्रोनस, या कुछ सैटेलाइट सन सिंक्रोनस होती हैं और कुछ सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सन सिंक्रोनस एंड जियो सिंक्रोनस? नहीं आता टीचर से पूछोगे। यही तो जर्नी है, इसी को स्टैटो डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक में तुम्हें पता चल गया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, स्टैटिक में अपने सर के टीचर के सर पे बैठ जाओ, बताए बिना जाने नहीं देंगे, बताए बिना जाने। लेकिन तुम क्या है, तुम तो सोच रहे हो अच्छा आज हमने यस लिख लिया, इसका नाम कौन सा सैटेलाइट छोड़ा, वो पूछेगा ही नहीं गॉजियो क्या है। अच्छा जब नाम रखे जाते तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि बुआ चाची बुला के नाम रखो बच्चे का, तो गॉज यू इसको क्यों रखा गया? व्हाट इज मीनिंग गॉज यू, व्हाई दिस इज नेम्ड? जैसे यूपीएससी में पूछा गया मेंस में कि ये जो चक्रवात आते हैं, अब जैसे मान लो चक्रवात का नाम नरगिस है, बताओ चक्रवात मचाता है तबाही, नाम रख दिया नरगिस, आदमी को फीलिंग ही ना है कि कोई डरावनी चीज है। तो ये चक्रवातों के नाम रखता कौन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम रखता कौन है? लूडो खेल के रखा जाता है, चिट निकाली जाती है, कैसे होता है? मेंस का क्वेश्चन है। तो वो तुमसे कहता है बी ऑब्जर्वेंट, यूपीएससी क्रैक करना है तो बी ऑब्जर्वेंट। भी नाम कैसे रख लिया? हमारे हिसाब से नाम रख लेते, हुदहुद, ये कौन सा नाम है? ये चक्रवात है, बड़ी तबाही मचाई थी, हुदहुद। अब तुम कहो हुदहुद किसी का नाम रखोगे? रखोगे? बोले कुछ भी रख लो, शक्तिमान रख लो, किल्विश रख लो, हुदहुद क्यों? तो इसका मतलब कोई मैकेनिज्म होता होगा, वो मैकेनिज्म तुम्हें जानना है कि चक्रवातों के नाम कौन रखता है, कैसे रखा जाता है।
तो ये ऑब्जर्वेशन का एग्जाम है, बी ऑब्जर्वेंट, हाउ इट वर्क्स। तो बस यही आदत में तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सीख लो, सिलेक्शन तो झूमते नाचते गाते हो ही जाएगा। तो आज इसको करो। अब क्या होगा, अब जैसे साहब कहेंगे बहुत टाइम लग गया इसमें, लेकिन अगली बार नासा कुछ भी करेगा तो तुम्हें नासा क्या है, फंडिंग कहां से आती है, नासा के कोलैबोरेशंस क्या हैं, अदर स्पेस एजेंसीज क्या हैं, उनके जो है प्रक्षेपण स्थल कहां है, इसरो कहां है, इसरो कैसे काम करता है। श्रीहरिकोटा का क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 5 क्वेश्चन इतनी देर में आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी, 2 क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं। इतनी देर में 7 क्वेश्चन कराए तुम्हें। बस तुम ये तरीका सीख लो, अगली बार जब नासा कुछ करेगा सर, तो सिर्फ आपको रॉकेट का नाम लिखना है, कहां से छोड़ा जा रहा, पर्पस क्या, बस। इसके बाद नासा क्या तुम्हारा पूरी तरह तैयार है। और ये जीएस पेपर 3 में है पूरा पूरा, मैंडेट ऑफ एजेंसी। ध्यान रखना क्या है जीएस पेपर 3 में, मैंडेट ऑफ एजेंसीज। मैंडेट मींस यह एजेंसी कैसे कार्य करती है, इसकी नियमावली, कार्यप्रणाली क्या है। ये जीएस पेपर 3 में, यानी कि आपको सिर्फ इसरो के रॉकेट नहीं लॉन्च करने हैं, याद नहीं करना है, हाउ इसरो वर्क, फाइनेंस कैसे मिलता है, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज क्या है, इसरो का चीफ कैसे नियुक्त किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस। भाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पता होगा, सबके बारे में पता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, इसरो का हेड कैसे चुना जाता है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई संसद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राज्यपाल का है, प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है, तो इसरो के चीफ का नहीं होगा। क्या है एलिजिबिलिटी, कौन बता सकता है इस क्लास में, कौन बता सकता है। इसी से ये कह रहा हूं, ये मेथड अगर तुमने 360 अपना लिया, सिलेक्शन की गारंटी तो मैं ले रहा हूं। तुम खुद कह दोगे कि कोई क्वेश्चन मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा रहा है, बट इसके लिए तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर मेरे तरीके को सीखना पड़ेगा। निचोड़ मारो। इसरो के, ये बताओ उसका भी तो हेड होता है, कैसे चुनते हो, कहीं भी उठा ले, भाई साहब आप खाली है क्या, चलिए इसरो के हेड बन जाइए, ऐसे होता होगा। कभी सुना तुमने कोई प्रोसेस, किसी को नहीं पता, तो फिर तुमने सिलेबस ही नहीं पढ़ा कि मैंडेट है, हाउ दिस एजेंसी वर्क। तो आज आपको क्या करना है, यही मेथड तलाशना है। कुछ लगा, थोड़ा दिमाग पे जोर लग रहा है, तो 2 चीजें सिखाई आज आपको। एक, ये न्यूज़पेपर नहीं आपका मैनुअल है, फिर से कह रहा हूं, जब इसको सुबह खोलो तो मेरे 2 चीजों को याद रखना है, इसको लिख लो अपने, कहीं क्लास में भी चिपका लो, अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, एंड दिस इज फॉर योर इंटरेस्ट, इट इज नॉट कोई टाइम टेबल में 1 घंटा इसको पढ़ना है, जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी नहीं पढ़ पाते। दिस इज माई मैनुअल, व्हाट इज हैपनिंग इन माई कंट्री। अब आज एडिटोरियल आया है, तो एडिटोरियल आया हुआ है, छोटा सा एक और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर, हर्ष विवंत बहुत बड़े जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अच्छी इनकी किताबें आती हैं, तो इनका एक एडिटोरियल है द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर। इसमें शेख हसीना, जिसमें हमने बात की थी कि शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय संबंध। अब मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, यहां वर्ड हुआ है, आईआर में हमारी बात हो रही है, इसने कहा द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल, ठीक है। तो मेरा स्टूडेंट ये सोचेगा कि भाई बहुपक्षीय क्या होता है, मल्टीलैटरल किसे कहते हैं, विद एग्जांपल, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीलैटरल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉर्पोरेशन है जहां भारत है और वो मल्टीलैटरल है। बाइलैटरल और मल्टीलैटरल के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। बड़ी तारीफ हो रही है कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को बहुत सुधार रहा है। कैसे गवर्न होता है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, अपने पड़ोसियों के लिए। तो इसमें लिखा है भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश। पड़ोसी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबर। चलो अब पूछते हैं, भारत के इमीडिएट नेबर्स के नाम बताओ। भारत के संबंध बनाना, इसमें लिखा ना पड़ोसियों के साथ संबंध। अब हमने रख लिया सर, हमने पढ़ लिया, शेख हसीना के बारे में पढ़ लिया, यहां मतलब वो नहीं है। भारत के इमीडिएट पड़ोसियों के नाम बताओ। वर्ड है ना पड़ोसी, सो व्हाट डू यू मीन बाय पड़ोसी, तभी तो पॉलिसी तय होगी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, बोल नहीं पा रही हो, लिख दो।
लिख दो। अच्छा अब रुको, अब हम तुम्हारे मास्टर साहब हैं, इनका बाउंड्री के हिसाब से अवरोही क्रम बताओ, एग्जैक्ट बाउंड्री लेंथ के हिसाब से इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। यूपीएससी ने पूछा ना, वेस्ट टू ईस्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। लिखो कॉपी में सब लोग, सब लोग कॉपी में लिखो। हाँ, गाना हम चेंज कर दें क्या पंचायत वाला? ये लन्ना हमार का डीएम हुई है ना लागत है हाँ चलो चलो जल्दी बताओ। हाँ जी सर, लिख लिया? हाँ, अरे सभी देशों के नाम लिखो प्रभु। पड़ोसी किसे कहते हैं? तभी तो पढ़ोगे गुजरात डॉक्ट्राइन क्या है, मोदी डॉक्ट्राइन क्या है, जयशंकर डॉक्ट्राइन क्या है, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी क्या है। ये नेबर फर्स्ट पॉलिसी से निकला है ना, लेकिन किसके लिए? पड़ोसियों के लिए। तो पड़ोसी है कौन तुम्हारा? तुमने तो पॉलिसी पढ़ी, किसके लिए? पड़ोसी कौन है तुम्हारा? हु इज योर पड़ोसी? मैं कोई नई चीज बता रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम क्या नहीं पढ़ते हो, और यही गलती करते करते 2 साल बीत जाता है। ये गुरुकुल में नहीं होने दूंगा मैं। तुम पॉलिसी पढ़ने जा रहे हो, जैसे अभी आईआर में आएंगे, हाँ सर फॉरेन पॉलिसी है जी सर, गुजरात डॉक्ट्राइन क्या होता है सर, मोदी डॉक्ट्राइन क्या है सर, सर सर करोगे, और किसके लिए पॉलिसी? पड़ोसी के लिए, वो तुम्हें पता ही नहीं कौन है। इतना सुंदर क्लास में तरीका बताया था। मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का। अब मार डंडा, मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। 7 देशों के साथ हम डायरेक्टली लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, फिर हमारी वाटर बाउंड्रीज हैं। ये मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स, मॉरिशस। मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का, हो गया। बीसीपीएन एमबीए हो गया काम, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारा, क्या दिक्कत है इसमें? तो जब आप पड़ोसी वर्ड इस्तेमाल करें तो पड़ोसी पता भी तो होने चाहिए। हम क्यों मालदीव को लेकर इतना ज्यादा अवेयर हैं, हम क्यों सेशल्स को लेकर इतना ज्यादा अवेयर हैं, क्यों मॉरिशस को लेकर हम इतना अवेयर हैं? पड़ोसी ना हमारे। तो जब आपको ये वर्ड ही नहीं पता पड़ोसी, पढ़ाई करके करोगे क्या? तो सबसे पहले हमारे नेबर्स क्या हैं? ये द्विपक्षीय है, तो द्विपक्षीय बाइलेटरल और मल्टीलेटरल में क्या फर्क होता है? नहीं आता क्वेश्चन लिखो, आज नहीं जानोगे कल जानोगे, लेकिन वहां क्लास में जाएंगे तुम्हें पता तो होगा मुझे एग्जैक्टली पूछना क्या है। फिर इस पूरी दुनिया में यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर क्या होता है? मेंस का क्वेश्चन है। मल्टीपोलर क्या होता है? बहुध्रुवीय, एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। ये कौन से आईआर के सिद्धांत हैं? विश्व 3 हिस्सों में डिवाइडेड था हमेशा से, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो जब भी कोई चीज पढ़ो तो ये जो मैं देखता हूं कई मुखर्जी अंडरलाइन करते रहते हैं, नहीं करो अंडरलाइन, पढ़ो, छोटे छोटे सेगमेंट सीखो। तुम ये सोचते हो कि पहली बार जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूं तो वो आखिरी बार होना चाहिए। हाँ होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि इसका तुम आईएएस की तैयारी नहीं कर पाओगे। जब पहली बार पढ़ो तो सीधे छोटे छोटे शब्दों को चुनने की आदत डालो। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक तुम एग्जाम देने जाओगे तब तक हो सकता है बांग्लादेश के साथ कोई नए हमारे संबंध बन जाए, कोई नई घटना हो जाए, दुनिया में 250 हो सकता है, सरकार बदल जाए, हो सकता है भारत के साथ अच्छे संबंध हो जाए, बिगड़ जाए। बांग्लादेश में भी भारत के विरोध में बहुत सी ताकतें बैठी हुई हैं। कल देखो रेलवे ट्रांजिट पर कितना बवाल हो गया, शेख हसीना ने केवल जो रेलवे ट्रांजिट दिया बांग्लादेश के अंदर बवाल हो गया। तो क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता।
बेसिक फंडामेंटल मुझे समझने के लिए जो चीज चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेरे पास। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश की ज्योग्राफी क्या है, बांग्लादेश का इतिहास क्या है। शेख हसीना के पिता का क्या नाम था? भारत ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया था उनके नाम पे। शेख हसीना के पिताजी का नाम क्या था? कहां से हो? हाँ, वही रेंज है, बांग्लादेश। शेख हसीना के पिताजी का नाम क्या था? शेख शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। है ना? तो इन्होंने अपने नाम से पहले शेख क्यों लगाया? तो फादर नेम क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। उन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है। संस्थापक ऑफ बांग्लादेश, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, ये उन्हीं की बेटी हैं। उनकी हत्या करा दी गई थी। वही बांग्लादेश क्रांति के प्रणेता थे, बंगबंधु। और भारत में उनके नाम पर बहुत बड़ा सम्मान है, जहां हर साल बांग्लादेशियों को जो बेहतर काम करते हैं भारत में सम्मानित किया जाता है। ये हमारे रिश्तों का एक बहुत बड़ा पैराडाइम है। क्लियर है? तो जब बांग्लादेश शब्द इस्तेमाल करो तो शेख हसीना से पहले समझो कि बंगबंधु क्या है। शेख मुजीबुर रहमान के जो पॉलिटिकल लीजेसी को जो हसीना ने स्वीकार किया और उसको शेख हसीना कहा अपना नाम, ये उन्हीं की बेटी हैं। ये बहुत छोटी थी तब ये ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, और जीनोसाइड पाकिस्तान ने कराया था, यानी नरसंहार कराया था। तो फिर भारत ने मुक्ति संग्राम शुरू किया था। 1971 का वार पढ़ो। तो जब किसी देश पर जाओ तो पहले जानने की कोशिश करो इसके साथ हमारे पॉलिटिकल कल्चरल रिलेशनशिप क्या है, किस आधार पर। जो 1947 में ये दोनों देश बंटवारा हुआ था, ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान, तो आगे चलकर वेस्टर्न पाकिस्तान ने किस आधार पर ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला, क्यों जीनोसाइड किया, नरसंहार क्यों किया? तो वहां धर्म नहीं भाषा आ गई। उन्होंने कहा उर्दू होगी, उसने कहा बंगला होगी। कि बांग्लादेश में बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग क्या है? अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारे और उनके जो कल्चरल सेटअप है बहुत क्लोज है। हम दोनों के राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। समझ में आया? ये कल्चरल लीजेसी है। जब आंसर राइटिंग करोगे और बायलैटरल टाइज पे बात करोगे तो ये तुम्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना पड़ेगा। संबंध दो देशों के बीच में रात दिन नहीं बनते कि मोदी जी बने तभी शेख हसीना के साथ। इससे पहले भी हमारे संबंध रहे। हमने बांग्लादेश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किया है। सो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। रिसर्च फ्रॉम राइट नाउ। आगे चलकर जब तुम सेकेंड ईयर जाओगे गुरुकुल में, इतना समय तुम्हें नहीं मिलेगा। ये जो टाइम है फर्स्ट ईयर का, ये दिस इज इन्वेस्ट योर टाइम फॉर रिसर्च। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओ कि आई नो अबाउट दिस, आई नो अबाउट दिस। आगे जैसा होगा मेंस में हम पिरो देंगे उसको। आई एम रेडी फॉर दैट। इसीलिए तो 2 साल का ये बैच सबसे, मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा सबसे गोल्डन बैच चाहिए। ये गुरुकुल का मेरा सबसे गोल्डन बैच है। मैं जानता हूं इसमें शॉर्ट सिलेक्शन है, ये बात मैं जानता हूं और ये बात मैं बिलीव करता हूं। बशर्ते एक शर्त है कि तुम गुरुकुल के नियमों के साथ चिपके रहो। जो दाएं बाएं होगा वही बाहर होगा। सो स्टेगेट सिलेक्शन विल फॉल ऑटोमेटिकली। होगा यार। अब इसके बाद बताओ तो, कोई इंफॉर्मेशन बच रही है इसमें? सब तो खींच के निकाल। यही तो पूरा पेपर बार बार पढ़ो यूपीएससी का कि क्वेश्चन उन्होंने बनाए कैसे, छोटे छोटे क्वेश्चन। उन्होंने बस इसी से वो बस इतना कहा कि ये स्टूडेंट जो खबर चल रही है, अवेयर है, ये बस जानने और समझने के बीच का अंतर जानता है कि नहीं। एक होता है जानना कि मैंने लाइव लोकेशन भेज दी, सब भेजते, गांव में भेज देते हैं, ए भैया लाइव लोकेशन भेजो तो ये व्हाट्सएपुआ में भेज दो, व्हाट्सएपुआ में लाइव लोकेशन वहां भेज दो, अलग इंग्लिश चलती है। तो वो भी ऐसे खट्टे से भेज देता है। हमसे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ए बाबू लाइव लोकेशन में भेज दो, हम व्हाट्सएपुआ में कहां आना है। तो हम समझ गए टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है उनको।
लेकिन तुम्हें यह समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव लोकेशन। हाउ एनीथिंग, कोई है नहीं यहां पर, उस फोन को मेरी लाइव लोकेशन कैसे पता? दैट मीन जीपीएस सिस्टम। सो व्हाट इज जीपीएस सिस्टम, हाउ इट वर्क? बस तुमने ये 2 पॉइंट जान लिया, हो गया तुम्हारा काम। ये तुम्हें हमेशा आज की बात करना है, ठीक है? जैसे सर बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, हाँ लाइट आ रही है, कोयले से बन रही, हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो कोयले से बिजली कैसे बनती है? ये क्वेश्चन था कि कोयला जला ही ले और इधर बिजली पैदा कर ले, नहीं होता ऐसा। सो दैट यू नीड वाटर। सो कोयले से बिजली बनती है, उसके हार्मफुल इफेक्ट पूरे लिख रहे हैं, बट यू ऑल्सो यूज वाटर, सो दैट मीन्स अ डबल इंपैक्ट। तुम कोयला यानी कि फॉसिल फ्यूल भी जला रहे हो और वाटर जैसा नेचुरल रिसोर्स भी बर्न कर रहे हो। सो वो पानी कहां से आता है? कितना पानी हम बर्न करते हैं बिजली बनाने के लिए? सो दिस इज द कन्वेंशनल वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हम इसका विकल्प लेकर आ सकते हैं? वो विकल्प क्या होगा हमारा? ठीक है, इस वे में जब पढ़ाई करोगे, ठीक, अभी टाइम है, इसीलिए तो कह रहा हूं 2 ईयर में टाइम है, इसीलिए आइडियल टाइम होता है 2 साल का यूपीएससी को प्रिपेयर करने का। अभी यही 2025 में तुम्हारा 25 मई को पेपर होता तो तुम्हारी जान सूख रही होती, इतना सोचने उचने का टाइम नहीं होता, तो धड़ाधड़ सिलेबस पूरा करो, हम भी सिलेबस ही पूरा करा रहे होते। सो दिस टाइम ये जो यूटिलाइजेशन करो वो टाइम लर्निंग के लिए इस्तेमाल करो। तो न्यूज़पेपर उठाओ और क्वेश्चन बनाना सीखो। आंसर के लिए परेशान मत रहो कि मुझे आज ही आंसर मिल जाना चाहिए, नहीं, मेरे क्वेश्चन फ्रेम होने चाहिए। बाकी टीचर क्या करेंगे? डायनेमिक मैं तैयार कर लेता हूं, स्टैटिक टीचर बताते रहेंगे, हो गया मेरा काम पूरा। क्लियर? अभी जाके प्रीवियस ईयर पेपर खोलो, 7 क्वेश्चन हमने अभी आज किए, सिर्फ नासा नाम के वर्ड से, मिनिमम। बांग्लादेश वाला इशू छोड़ भी दें तो भी। क्लियर है? चलो, और क्वेश्चन कोई हो पूछो। नेक्स्ट। देखो, पहले कोशिश करो कि कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और दोनों पक्षों पे बात करो, पक्ष पे और विपक्ष पे। दूसरा होता है कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा व्यक्ति उसको लिखे, ठीक है? जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो दूसरा व्यक्ति उसको लिखे, जब वो दूसरा सामने वाला बोल रहा हो तो आप उसको लिखें, एंड लास्ट में उसको कलेक्ट करें कि भाई आपके कितने पॉइंट्स थे। मान लीजिए आपने कोई 3 पॉइंट बोले और आपके भी सामने वाले ने 3 पॉइंट बोले, लेकिन उसका कोई 1 पॉइंट आपसे अलग है, तो आपके पास टोटल 4 पॉइंट हो गए। ये कलेक्ट करके रखो, जो डिबेट हम रात में हॉस्टल में करते हैं उसको कलेक्ट करके रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप पहले पक्ष में और विपक्ष में बात करो, देन लॉजिक वो अपने आप, देखो इंसान के दिमाग की कोई सीमा नहीं है, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली व्हेन यू एंटर इनटू द लॉजिक, व्हेन यू एंटर इनटू द डिस्कशन। बट वो कोई नॉनसेंस डिबेट नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म क्षेत्र इस पे नहीं होनी चाहिए, वो होना चाहिए। एंड मेक इट अ हैबिट, कि मतलब जैसे होता नहीं गुरुकुल का माहौल जो है, तो माहौल में ये नहीं कि इट इज लाइक जबरदस्ती कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए कि मेरा हर समय मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आसपास रहने की आदत बनाऊं। आप नहा रहे हो, खा रहे हो, तो भी सोचते रहो कि इसमें मेरा पॉइंट क्या होना चाहिए, आज कल के पॉइंट में मेरा क्या छूट गया जो मुझे अलग से पढ़ना चाहिए। सो गुरुकुल इज ऑल अबाउट मेकिंग हैबिट। तो डिबेट में कोई ये मत करो कि यहां ये मेरा अच्छा है, ये मेरा बुरा है, इट्स अबाउट दैट इज अ हैबिट, कि मेरी आदत हो गई है कि भाई अब रात में 9 बजे खाना खाने के बाद मुझे डिबेट करना ही करना है, एनी हाउ, ये मेरी आदत होनी चाहिए। और डिबेट में क्या सही है क्या गलत है ये कुछ डिसाइड नहीं करना है, वो तब होगा जब तुम, जैसे मैं देख रहा था वीडियो में आप लोग, तो आप केवल उस पर लिख नहीं रहे हो, लिखो उसको, एक पैड लेके बैठो और उसको लिखो कि इसने कुछ बोला, राइट डाउन। अब जब नेक्स्ट लेवल होगा, जब आप उसको लिखोगे, सामने वाले ने कुछ बोला, अब आप उसके विपक्ष में बोलना है, तो जो आपने पॉइंट लिखा तुम उस पॉइंट वाइज को काउंटर करोगे। विपक्ष में बोलने का मतलब ये होता है इसको काउंटर करना पॉइंट टू पॉइंट। आपने सर ये बोला, मैं इसका विरोध करता हूं इस बेसिस पे, अब वो आपके विरोध को लिखेगा, तो आप लोग का आंसर अपने आप तैयार होता जाएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इसको पार्टिसिपेशन में लेकर आओ कि नहीं नहीं हम खा लिए अब सोएंगे,
थक गए आज, बहुत ज्यादा एहसान किया हमने आज गुरुकुल में बैठ के, ये वाला नहीं होना चाहिए। मेक इट ए हैबिट, और इसको धीरे धीरे इतनी आदत में लेकर आओ, जैसे अगले दिन भी उसके दिमाग में उसको चलने दो। मतलब एक होता है, हमने गुरुकुल में एक बाहरी इन्वायरमेंट बनाया कि गुरुकुल में आप सुबह आ जाते हो, रात तक यहीं रहते हो, इसी इन्वायरमेंट में रहते हो, बाहरी दुनिया में कट ऑफ हो। अभी यही तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में होते, क्लास इधर खत्म हुई, इधर चले जाते पहले फोटोकॉपी की दुकान पे पढ़ने की सामग्री ढूंढने, उस चक्कर में 4 घंटे वहीं घूमते और ढेर सारी फालतू चीजें लेकर आते, पढ़ते कभी नहीं उसको। तो तुम वहां कट ऑफ हो ये सब एटमॉस्फेयर। अब तुम्हें अंदर के एटमॉस्फेयर को डेवलप करना है कि इस डिबेट के टॉपिक को मुझे दिमाग में घूमते रहने देना है। मान लो न्यूज़पेपर पढ़े, कोई बुक पढ़ा, अच्छा उसमें कुछ तुम्हें नया मिल गया कि हाँ इस पर हम कुछ बात करनी है, उसको तुरंत नोट डाउन किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो तुम्हें बोलना, तुम सीख गए तो फिर तो सब कुछ सीख जाओगे, और बेहिचक बोलना सीख गए, सोचते सोचते बोलना सीख गए। अभी तक सोच के बोल रहे हैं, सोचते सोचते बोलना सीख गए, फिर तो मास्टर हो तुम, फिर तो दुनिया तुम्हारी। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है उसके पास सब कुछ है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास है, राइट। चलिए इसी डर को दूर करने के लिए ही तो डिबेट क्लब की बात की है। धीरे धीरे जाएगा। तो जैसे आप लिखोगे अपने पॉइंट्स, लिखकर बोलोगे, तो जैसे आप मुझसे को एक्सक्यूज मी सर, गिव मी 2 मिनट्स और 1 मिनट, आपने उसको क्विक पॉइंट लिख लिए, उसको देख देख के बोलना शुरू करो। अब पुराने पाप हैं, धुलने में समय तो लगेगा, है ना। नहीं बोला आज तक कभी, बैठे रहे, अरे होने दो जो हो रहा है। लिखो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर बोलने की आदत डालो, कार्ड बना लो छोटे छोटे, ठीक है। इसीलिए तो डिबेट क्लब में हम आप लोगों को लेके जाते हैं, है ना। और बताइए कोई क्वेश्चन? क्या हुआ? हाँ, लो आ गया। अभी आज जितना पढ़ाया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बच्चा देखो, लगा डालो इसको। देखो जो आज यही बोर्ड पे लिखा है सारा इसके अंदर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम अपना एक पीवाईक्यू रखा करो क्लास में, ठीक है। पहली बात नहीं है ना, अभी पिटोगे जल्दी। हाँ, स्टार्ट, कोई भी एक न्यूज ले लिया, 2 न्यूज ले लिया, ठीक है। आज ही एग्जाम देने जा रहे हो, सो 2 न्यूज, कल क्या बताया, ये तो इतनी देर से समझा रहा हूं। एक बार वो चीज तैयार हो गई तो वो टॉपिक में कन्वर्ट हो जाती है। आज तुमने नासा तैयार कर लिया, इसरो तैयार कर लिया, अब जो जो खबरें आती जाएंगी उसमें ऐड ऑन करते जाओ। स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया तुमने। फिर प्रधानमंत्री की कोई खबर है, रखो इसको, क्या करते हो शाम को, इसको बेच देते हो, तो रखे रहो ना यार, ऐड करके रखते जाओ, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज पढ़ो, कुछ न्यूज बनाओ, इसको प्रोसेस को चलने दो। पूरा न्यूज़पेपर आज ही खत्म कर लोगे? अरे जाने दो यार, 2 न्यूज पढ़ो, 3 न्यूज पढ़ो, 4 न्यूज पढ़ो, दैट इज मोर देन इनफ। पूरा न्यूज़पेपर, अब वो आदत जा नहीं रही है, क्या करोगे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के? जाने दो उसको, फिर कल उठना, फिर 2 न्यूज तैयार करना। तो वही तो बता रहा हूं, धीरे धीरे व्हेन यू गो विद द प्रोसेस, आगे चीजें केवल तुम्हारी टॉपिक्स बचेंगी, फिर वही न्यूज आएगी, फिर वही लोकसभा। अब तुम्हें मान लो लोकसभा सेशन चल रहा है, मानसून सत्र है, एक दिन उठाया लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, सत्र कौन बुलाता है, ठीक है। लोकसभा के कितने सत्र कितने कितने दिनों के होते हैं, सबसे लंबा सत्र कौन सा, सबसे छोटा सत्र कर लिया। 3 दिन बाद फिर न्यूज आया कि आज लोकसभा में हंगामा हुआ, ये बिल पास हुआ। सिंपल, अब तुम्हें ये नहीं पूछना है कि कौन सा सत्र है, कौन से सत्र की, बस तुमने उठाया, एक लाइन जोड़ दिया, खत्म। तो शुरुआत में टाइम ज्यादा लगेगा, सो डोंट गो फॉर अ न्यूज़पेपर, फॉर न्यूज। ये मेरी 2 न्यूज है, मेरी कवर होनी चाहिए। धीरे 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 वो अपने आप पॉइंट हो जाएगी। बस दिक्कत हम लोग के साथ ये है ना कि हमें ये सिखा, हम पहला कदम रखते हैं और हम लास्ट के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमें यात्रा डरावनी लगती है। जस्ट फोकस। एकहार्ट कोले की किताब है ना, द पावर ऑफ नाउ, ओशो इसे कहते हैं होश में जीना। तो वो कहते हैं कि अगर ये कदम रखा तो इस कदम पर फोकस रखो, सांस ले रहे हो तो सांस लो,
ये मत सोचो कि कितनी सांसें लूंगा तो जीवित रहूंगा, ये सब मत सोचो। तो दुनिया में इस चीज से बाहर निकलो, ठीक है? डन है? तब सिकुड़ेगा। लेकिन स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। अब तुमने पहला कदम रखा नहीं, तुम लास्ट के बारे में सोचने लगो, माय गॉड मैं आईएएस कब बनूंगा, हाउ मेनी डेज। तो ये वाला जो रील वाला कॉन्सेप्ट है यहां मत लेकर आओ, गुरुकुल में नहीं। जस्ट फोकस ऑन डे। मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक दिन है, ठीक है? क्या पता कल हो ना हो, ठीक? चलो। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.